लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। ठीक है, तो लास्ट जो दो क्लासेस थी जिसमें हमने ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा था, अगर आप लोग को याद हो, तो सबसे पहले तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कि स्ट्रैटेजी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का क्या डिफरेंस होता है, एंड व्हाट आर द अप्रोचेस टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हमने रेड ओशन, ब्लू ओशन और रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के साथ साथ सिनेरियो प्लानिंग डिस्कस करा था। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की टेक्निक डिस्कस करी थी, जिसके अंदर हमने ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है वो आपका स्टेज 1 होता है बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम यह आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं। तो टू आइडेंटिफाई वेयर वी आर नाउ देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी यूज, जिसके अंदर अपने स्वॉट एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस, फोर फाइव फोर्स एनालिसिस इसके जो कि हमें बताते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना है किसी भी इंडस्ट्री में। स्वॉट एनालिसिस हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के बारे में बताते हैं। और बेस्ट एनालिसिस के अंदर हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज है। और कोर कॉम्पिटेंसीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज के अंदर वी सी द यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि बेसिकली हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कोर प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से हम उनको फ्यूचर स्ट्रेटजीज अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस। और स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर वी आर गोइंग टू understand the techniques in how the choice is made for a particular strategy. बेसिकली स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस के बीच में सिलेक्शन करते हैं कि हमारे पास जो भी ऑप्शन है हम लोग कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कौन से ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो टेक्निक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस में, स्ट्रेटेजिक चॉइस इटसेल्फ होता क्या है बच्चों? स्ट्रेटेजिक चॉइस इज बेसिकली taking important long-term decisions that will push the business towards the objective set. तो बेसिकली आप जो डिसीजन लेते हो, जो चीज आपने करनी है, उस चीज का डिसीजन, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस। के स्ट्रेटेजी आप कौन सी सेलेक्ट करोगे। तो टू सेलेक्ट ए स्ट्रेटेजी, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, सबसे पहली टेक्निक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज द एंसॉफ मैट्रिक्स। एंसॉफ मैट्रिक्स क्या है? The Ansoff matrix shows the two main variables in a strategic marketing decisions. तो सबसे पहले तो Ansoff matrix आपको हेल्प क्या करता है मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए। और ये देखता है कि बेसिकली द मार्केट इन विच द बिजनेस इज गोइंग टू ऑपरेट एंड द प्रोडक्ट इट प्लान्स टू सेल। So in terms of the market, the managers have two options: to remain in the existing market or to enter the new ones. तो बेसिकली अगर आप मार्केट से रिलेटेड डिसीजन देखते हो कि आपने एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑपरेट करना है या फिर आपने नई मार्केट में एंटर होना है, और प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन जो आप देखते हो वो भी तो होते हैं, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। या तो पुराने प्रोडक्ट बेचते रहो या फिर नए प्रोडक्ट्स डेवलप करो। तो एंसर मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली आप ये मैट्रिक्स बनाते हो और इस मैट्रिक्स से आप डिसाइड करते हो कि आपने करना क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस मैट्रिक्स फर्स्ट। बच्चों बेसिकली मार्केटिंग के अंदर आप या तो नया प्रोडक्ट बनाते हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो मार्केट में, या फिर आप किसी नए मार्केट में एंटर हो रहे होते हो या फिर किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रहते हो। तो अब यहाँ पे जब हम लोग प्रोडक्ट्स और मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो वी हैव 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट वी यूज इन आवर मार्केटिंग। के 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मार्केटिंग डिसीजन पे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। इस स्ट्रैटेजी के अंदर बच्चों क्या होता है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल कर रहे हो। आप मार्केट में नहीं एंटर नहीं होते, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रहे होते हो और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो। So in market penetration, what you're actually trying to do, you're trying to sell more in the existing market. Let's suppose आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो वहां पे कंपटीशन ज्यादा आ गया है और उसकी वजह से आप चाह रहे हो कि आप अपना मार्केट
शेयर मेंटेन करो। और मार्केट शेयर कैसे मेंटेन होगा? जब आप एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करते रहोगे। फिर उसके बाद है बच्चों आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटजी वेर यू सेल न्यू प्रोडक्ट्स इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। आप क्या करते हो? प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर यू ट्राई टू सेल न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। तो उसकी स्ट्रेटजी को हम नेम करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या आपने नया प्रोडक्ट डेवलप किया इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट। फिर उसके बाद एक और स्ट्रेटजी जो हम लोग डिस्कस करते हैं आज में, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मार्केट डेवलपमेंट में हम नई मार्केट को टारगेट कर रहे हैं विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब अगर आप कोई गाड़ी बना रहे हो, वो एग्जिस्टिंग गाड़ी आप एक नई मार्केट में जाके लॉन्च कर देते हो, तो यू आर सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट। एंड देयर इज डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन के अंदर देयर आर न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट्स। आप नए प्रोडक्ट्स नई मार्केट्स में सेल कर रहे होते हो। तो दिस इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन इज। तो ये चार स्ट्रेटजीज आपका एंसॉफ मैट्रिक्स जो है वो एनालाइज करते हैं, और इन चारों के साथ एंसॉफ बेसिकली रिस्क बताते हैं कि किस चीज में कितना रिस्क है। मार्केट पेनिट्रेशन में क्योंकि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक द प्रोडक्ट, तो इसमें रिस्क जो है वो लो होता है। और एग्जिस्टिंग मार्केट को टारगेट कर रहे होते हो आप, तो यहां पर भी रिस्क लो होता है कि मार्केट को भी आपको जानती है और आप भी मार्केट को जानते हो। तो मार्केट पेनिट्रेशन जो स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर रिस्क काफी लो होता है। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। तो क्योंकि प्रोडक्ट आप नया बना रहे हो, तो देयर इज हाई रिस्क कि प्रोडक्ट सही तरीके से बने ना बने, प्रोडक्ट मार्केट में जो लॉन्च करेंगे कि लोगों को पसंद आया नहीं है, तो इट इज हाई रिस्क विद द प्रोडक्ट। लेकिन मार्केट क्योंकि आपको पहले से जानती है और आप मार्केट को पहले से जानते हो, मार्केट आपकी एग्जिस्टिंग है, आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी स्टैब्लिश है इस मार्केट में, तो मार्केट के साथ जो रिस्क होता है वो लो होता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में you face a high risk with the product because you are developing a new product, but you are facing a low risk in the market because you are targeting the product in existing market. फिर बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी की, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर बच्चों आप क्या करते हो? आप नई मार्केट में एंटर करते हो, तो द रिस्क एसोसिएटेड विथ एंटरिंग अ न्यू मार्केट इज हाई। जो उस न्यू मार्केट को समझना पड़ेगा, कस्टमर का नेचर समझना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल समझना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, तो देयर इज अ हाई रिस्क। वेयर आपके जो मार्केट डेवलपमेंट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग होते हैं, तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल कर रहे होते हैं, तो इसके साथ प्रोडक्ट के साथ रिस्क कम होता है। फिर बात करते हैं बच्चों डाइवर्सिफिकेशन की। अब डाइवर्सिफिकेशन में आप नया प्रोडक्ट और नई मार्केट दोनों चीजें नहीं है, तो इट इज द मोस्ट रिस्कीस्ट स्ट्रेटेजी। इसमें हाईएस्ट रिस्क होता है क्योंकि प्रोडक्ट भी नया होता है और मार्केट भी नहीं। तो बेसिकली एमसॉफ आपको हेल्प करता है इन एनालाइजिंग दीस फोर स्ट्रेटजीज कि हर एक स्ट्रेटजी के साथ कौन सी चीज नहीं होगी, कौन सी चीज पुरानी होगी, और कितना रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है। तो ये चारों स्ट्रेटजीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, जो भी मैंने आपको बताया बोल के वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब एमसॉफ मैट्रिक्स के थ्रू आप जब चारों चीजों को सेलेक्ट देख लेते हो, एनालाइज कर लेते हैं, फिर आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी है। Whether you're going to go for diversification, whether you're going to go for market development, product development, or market penetration. So now, what are the benefits of ENSOF matrix? By identifying the different strategic areas of business expansion, the matrix allows managers to analyze the degree of risk associated with each area.
तो आप मार्केट से रिलेटेड रिस्क और प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो आप थ्रू एंसॉफ मैट्रिक्स। तो ये बता सकते हैं आपको कि कितना रिस्की एक स्ट्रेटजी होगी बिजनेस के लिए। एंड सेकेंडली, एंसॉफ एनालिसिस हेल्प्स द मैप टू मैप द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑप्शन। बेसिकली आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितनी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, एंसॉफ मैट्रिक्स आपको वो बता देता है। यूजुअली मार्केटिंग के अंदर ये चार मेन स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी, तो ये चारों स्ट्रेटजी एंसॉफ आपको हाईलाइट कर देते हैं कि आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। However, disadvantages क्या है? It is important for the managers to also consider SWOT and PEST analysis in order to give a complete picture. एंसॉफ मैट्रिक्स अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। देखिए, स्ट्रेटेजिक चॉइस की कोई भी टेक्निक आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। चॉइस से पहले क्योंकि एनालिसिस होता है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट के आपने स्वॉट और पेस्ट एनालिसिस करे हैं मार्केट के, तभी आपको एंसॉफ मैट्रिक्स सही तरीके से इस्तेमाल होगा। And secondly, the matrix does not suggest detailed marketing options. If a market development strategy is used by the business, the matrix does not indicate in which market and which of the existing products. तो बेसिकली अगर कोई बिजनेस कोई चार पांच प्रोडक्ट बना रहा है और आप मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडेप्ट करते हो, तो क्या कौन सा प्रोडक्ट आप कौन सा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप उस नई मार्केट में लेके जाओगे? सारे लेके जाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। कौन सा एग्जैक्टली आप प्रोडक्ट लेके जाओगे, एंसॉफ मैट्रिक्स ये सब नहीं बताता। सो इट डज नॉट गिव यू अ डिटेल्ड सजेशन, ये बस आपको ओवरऑल सजेशन दे देगा कि हाँ भी आप जो है वो नए अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में ले जाए, लेकिन प्रिसाइज आपको ये प्रिसाइज नहीं बताएगा कि विच प्रोडक्ट यू शुड एक्चुअली टेक। वो मैनेजर के खुद पे रिलाई करता है, और मैनेजर अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो फिर वो गलत डिसीजन लेगा। और दूसरा जो टेक्निक है चॉइस की बच्चों को है फोर्स फीड एनालिसिस। अब फोर्स फीड एनालिसिस इज आल्सो अ टेक्निक ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप दो फोर्सेस को देखते हो। फोर्सेस किसी भी डिसीजन के फोर्सेस होते हैं, कुछ उसके इन फेवर में होते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में होते हैं। तो किसी भी डिसीजन से रिलेटेड आप फोर्सेस फॉर चेंज देखते हो और फोर्सेस अगेंस्ट दैट डिसीजन देखते हो, और उनको आप नंबर दे देते हो एक सर्टन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैनेजर हूं तो किसी भी डिसीजन से रिलेटेड फोर्सेस उसके होंगी जो उसके फेवर में होंगी, कुछ फोर्सेस होंगी जो उसके अगेंस्ट में होंगी। तो मैं उन दोनों फोर्सेस को आइडेंटिफाई करके अपनी रेलेवेंट नॉलेज के हिसाब से मैं उनको एक नंबर दे दूंगा कि हाईएस्ट नंबर बीइंग द वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड लोएस्ट नंबर बीइंग लेस इंपॉर्टेंट। कि फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है मैंने कि एक बिजनेस जो है वो एक न्यू आईटी सिस्टम लॉन्च करने वाला है, और वो जो नया आईटी सिस्टम लॉन्च कर रहा है बिजनेस, तो देर आर फोर्सेस दैट आर इन फेवर एंड देर आर फोर्सेस that are against this new IT system. तो फोर्सेस फॉर चेंज में ड्राइविंग फोर्सेस क्या है बच्चों? इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अगर आप न्यू आईटी सिस्टम लेकर आओगे तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बेहतर काम करेगी। अगर आप नया आईटी सिस्टम लेकर आओगे तो आपकी कस्टमर सर्विस स्ट्रांग होगी। अगर आप नया आईटी सिस्टम लेकर आओगे तो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन बेहतर होगी। और अगर आप नया आईटी सिस्टम लेकर आओगे तो आपकी सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होगी। तो ये चार फोर्सेस हैं विच आर इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग इन न्यू आईटी सिस्टम, whereas there are some forces which are against of bringing new IT system. वो क्या है? कॉस्ट ऑफ आईटी एंड ट्रेनिंग। आईटी सिस्टम लेकर आओगे तो खरीदना पड़ेगा, महंगा होगा, और खरीदने के बाद वर्कर्स को ट्रेन भी करवाना पड़ेगा, सो दैट कैन आल्सो बी वेरी कॉस्टली। स्टाफ लॉसेज होंगे, स्टाफ को निकालना पड़ेगा, रिटेंडेंट करना पड़ेगा। स्टाफ में भी कंसर्न अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, स्टाफ को नई टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होगी। तो स्टाफ माइट बी कंसर्न रिगार्डिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, दैट वी हैव टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी। फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, उस नई टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये नया आईटी सिस्टम है,
और इसके फोर्सेस फॉर चेंज और फोर्सेस अगेंस्ट चेंज एक मैनेजर ने आइडेंटिफाई कर ली। आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज चेंजेस मैनेजर ने क्या करा, हर किसी चेंज को एक सर्टेन नंबर दे दिया अपने आइडिया के हिसाब से कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे यहाँ पे 3 दे दिया इसको, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस को 3 दे दिया, 2 दे दिया, 2 दे दिया, फिर यहाँ पे 4 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 2 दे दिया। तो इट इज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजन। फिर आपने इन नंबर्स को ऐड करा और टोटल ऑफ ड्राइविंग फोर्स आया और टोटल ऑफ अगेंस्ट फोर्स आया। और इस टोटल को आपने देखा तो अगेन ड्राइविंग फोर्स के टोटल कम है, अगेंस्ट फोर्सेस के टोटल ज्यादा है, तो ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस डिसीजन के अगेंस्ट में ज्यादा फोर्सेस है और इस डिसीजन के फेवर में कम फोर्सेस है। तो या तो आप कोशिश करोगे कि आप इस टोटल को कम करने की कोशिश करो। अगर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ये डिसीजन लेना है हर हाल में, तो यू ट्राई टू रिड्यूस दिस फोर्सेस अगेंस्ट द डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल आप स्टाफ को अश्योरिटी दोगे कि स्टाफ की जॉब नहीं जाएगी, तो ये नंबर कम हो जाएगा या शायद ये हट सकता है। कॉस्ट ऑफ आईटी एंड ट्रेनिंग, आप सस्ती जगह से आईटी सिस्टम खरीद लो तो शायद ये नंबर कम हो जाए। स्टाफ आर कंसर्न अबाउट द टेक्नोलॉजी, स्टाफ को अश्योरिटी दो कि इट इज इजी, इट विल मेक द वर्क इजी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो कोई ऐसी मशीन खरीदो जिसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम से कम हो, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ भाई स्टाफ की जॉब नहीं जाएगी, तो ये यहाँ से एक फोर्स हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये 11 से कितना कम हो जाएगा, 8 पे चला जाएगा। और जब अगेंस्ट फोर्सेस का टोटल 8 हो गया और ड्राइविंग फोर्सेस का 10 हो गया, तो क्या मैं डिसीजन इंप्लीमेंट कर लूंगा? ऑफ कोर्स। तो किसी भी डिसीजन को अगर हमें सेलेक्ट करना होता है तो हम उसकी ड्राइविंग फोर्सेस और फोर्सेस अगेंस्ट को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों ये आपको नंबर देने को नहीं आएगा, सिंपली ये बना हुआ होगा पेपर के अंदर, नंबर एक हुई भी होगी, टोटल भी शायद लिखा हुआ हो, टोटल भी लिखा हुआ होगा। आपने बस इसको अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी स्ट्रेटेजिक चॉइस या डिसीजन के ऊपर there are some forces which are in favor and there are some forces which are against, and whenever you want to implement a decision, आप कोशिश करो कि ड्राइविंग फोर्सेस ज्यादा हो और फोर्सेस अगेंस्ट कम हो। जैसे मैं स्टाफ लॉसेस, अगर स्टाफ को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दूं या गारंटी दूंगा कि उनको निकाला नहीं जाएगा, तो स्टाफ लॉसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो ये फोर्स यहाँ से हट जाएगा, उसकी वजह से ये टोटल कम हो जाएगा और फिर डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस है। So what are the benefits of force field analysis? The main purpose of the technique is to give managers an insight that will allow them to strengthen the forces supporting a decision and reduce the forces that oppose it. फोर्स फील्ड एनालिसिस से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से डिसीजंस आपके फेवर में, मतलब which forces are supporting the decisions and which forces are against। तो जो सपोर्ट में है उसको आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हो, बढ़ाने की कोशिश करते हो, और जो फोर्सेस अगेंस्ट में है उसको आप कम करने की कोशिश करते हो। And in business, decisions such as introducing a new product or service or implementing a major internal change could be analyzed using this approach. नया प्रोडक्ट लेकर आना है, नई सर्विस लेकर आना है, कोई इंटरनल चेंज लेकर आना है, जैसे नया आईटी सिस्टम लेकर आना है, कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, कोई नई जगह पे जाना है, तो ये डिसीजंस जो है वो आप किससे ले सकते हो? फोर्स फील्ड एनालिसिस से। However, disadvantages क्या है इसके? Unskilled or inexperienced managers could fail to identify all the relevant forces. अगर ये टेक्निक कोई इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर इस्तेमाल कर रहा होगा, so he might not be able to identify all the process that are in all the forces that are in favor and all the forces that are against, जिसकी वजह से आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। And secondly, the allocation of numerical values to the driving and constraining forces
is rather subjective, which means that two managers independently taking the same force field analysis could arrive at rather different values for the forces and consequently propose very different decision based on their assessment. इसका मतलब ये है बच्चों, मिसाल के तौर पे यहाँ पे फोर्सेस अगेंस्ट में इस मैनेजर के लिए कॉस्ट ऑफ आईटी सिस्टम एंड ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद जब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं तो मेरे लिए स्टाफ लॉसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कॉस्ट ऑफ आईटी सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे पास पैसे हैं खरीदने के तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने का भी मुझे आईटी सिस्टम मिले, मुझे खरीदना ही खरीदना है। लेकिन हाँ, उस आईटी सिस्टम से जो स्टाफ लॉसेज होंगे वो शायद मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो whenever two managers are analyzing force field analysis, तो उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट आपके टोटल्स आ सकते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से। जैसे फोर्सेस फॉर में शायद ज्यादा आ जाए, फोर्सेस अगेंस्ट में कम आ जाए अगर मैं एनालाइज करूं उसको। तो इसलिए एक यूनिफाइड डिसीजन लेना यूजिंग अ फोर्स फील्ड एनालिसिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों फोर्स फील्ड एनालिसिस के। तो फोर्स फील्ड एनालिसिस में आप सिंपली क्या करते हो, किसी भी डिसीजन से रिलेटेड फोर्सेस फॉर द चेंज एंड फोर्सेस अगेंस्ट द चेंज आइडेंटिफाई करते हो, उसको नंबर देते हो एक अकॉर्डिंग टू इट्स इंपॉर्टेंस, और एंड में आके उस नंबर को आप टोटल कर लेते हो। फिर उसके बाद बच्चों आपका तीसरी जो टेक्निक है दैट इज डिसीजन ट्रीज। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विथ critical path analysis, these both are different things. This technique is based on a diagram that represents four main features of a business decision. ये बेसिकली एक डायग्राम बना के आपको बताता है कि आपके पास कितने डिसीजंस अवेलेबल हैं, how many options are available to the manager, the different possible outcome resulting from these options, the chances of these outcomes occurring, and the economic return from these outcomes. ये चार चीजें आपको बताते हैं कि कोई भी जो आउटकम है, मतलब आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हो तो उसका जो भी आउटकम होगा उसका कितना परसेंट चांसेस है कि वो वही आउटकम हो, कितनी तरीके के आउटकम आएंगे एंड द चांसेस दैट दीज आउटकम्स कैन कम, एंड द इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ दोज आउटकम्स, कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा आपको उस आउटकम से। जैसे यहाँ पे बच्चों में एक सवाल है, यहाँ पे बेसिकली आपने एज अ मैनेजर आपने एक इवेंट कराना है, सही है। वो इवेंट या तो इंडोर हो सकता है या तो आउटडोर हो सकता है। अब ये स्क्वायर क्या है बच्चों, ये आपका नोड नंबर 1 है। इसको हम कहते हैं डिसीजन नोड। क्या कहते हैं? डिसीजन नोड। जो भी नोड आपका स्क्वायर में होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन नोड कहते हैं। क्या आपके पास कितने डिसीजंस अवेलेबल हैं? तो यहाँ पे देखिए डिसीजन नोड पे हमारे पास दो डिसीजंस ले सकते हैं हम। या तो हम इवेंट को इंडोर कराएंगे, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में अवार्ड फंक्शन हो रहा है, भाई बच्चों को जो है वो अवार्ड देने, तो वो स्कूल में या तो आप इंडोर इवेंट करा सकते हो या तो आउटडोर इवेंट करा सकते हो। इंडोर में अगर आप इवेंट कराओगे तो $2000 का खर्चा आएगा, और अगर इवेंट आउटडोर होगा तो $3000 का खर्चा आएगा। फिर बच्चों यहाँ पे आपके पास दो सर्कल्स हैं, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3। इन सर्कल्स को हम कहते हैं चांस नोड। ये बताते हैं कि आपकी जो डिसीजन है उसका कितना चांस है, उसके ऊपर इंपैक्ट किस चीज का आएगा। मिसाल के तौर पे इंडोर इवेंट कराने का रीजन ये है कि जो वेदर है या तो वो ठीक रहेगा विच विल बी फाइन, या तो वेदर जो है वो खराब हो जाएगा विच विल बी पुअर। और इसी तरह आउटडोर इवेंट में भी वेदर एक फैक्टर प्ले कर रहा है, विच इज वेदर फाइन भी हो सकता है और वेदर पुअर भी हो सकता है। सो द चांसेस ऑफ having a fine weather is 60%, whereas the chances of having a poor weather is 40%.
0.6 और 0.4 दिया हुआ है, जैसे 60% चांसेस है कि वेदर विल बी फाइन एंड 40% चांसेस है कि वेदर विल बी पुअर। और अगर आप आउटडोर इवेंट कराओगे तो there are 60% chances that the weather will be fine and 40% chances that the weather will be poor. And if you do indoor event when the weather is fine, so the economic return that you will earn is 5,000. मतलब आपको रिटर्न या प्रॉफिट कितना होगा, 5,000। और अगर इंडोर इवेंट आप कराओगे और अगर वेदर खराब हो गया फिर आपका रिटर्न हो जाएगा 7,000। वेर अगर आप आउटडोर इवेंट कराओगे और अगर वेदर फाइन रहा तो आपका रिटर्न आएगा 10,000। और अगर आप इवेंट आउटडोर कराओगे और वेदर पुअर रहा तो जिसके 40% चांसेस है तो आपका जो रिटर्न आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 4,000। ये बेसिकली आपका डिसीजन ट्री है। और अब हम लोग जरा करेंगे कैलकुलेशन। अब एज अ मैनेजर आपने डिसाइड करना है कि इंडोर इवेंट कराना है या आउटडोर इवेंट कराना है। तो एज अ मैनेजर अब आप क्या करोगे, आप एक कैलकुलेशन करोगे। वो क्या कैलकुलेशन होगी बच्चों, देखें। सबसे पहले तो हम 5,000 को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यहां से राइट से लेफ्ट पे जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, 5,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3,000। 7,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 विल गिव अस 2,800। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, 3,000 और 2,800 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 5,800। और 5,800 में से हम 2,000 जो है वो माइनस कर देंगे, विच विल बी 3,800। अभी 3,800 इज द टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दैट द बिजनेस माइट अर्न if the decision of indoors is implemented। कि अगर आप इवेंट इंडोर कराओगे तो एट एन एवरेज यू विल बी अर्निंग एन प्रॉफिट ऑफ 3,800। वेर एज अगर आप इवेंट बाहर कराते हो तो क्या होगा, 10,000 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0.6 से, कितना आ जाएगा, 6,000। और 4,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1,600। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7,600। और 7,600 में से हम ये जो इन्वेस्टमेंट है 3,000, ये अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 4,600। तो 4,600 अगर हम आउटडोर इवेंट कराएंगे तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा हमारे पास 4,600 का तकरीबन। सो एज अ बिजनेस आप कौन सा डिसीजन लेंगे, इवेंट इंडोर कराने का या इवेंट आउटडोर कराने का। ऑफ कोर्स इवेंट आउटडोर कराने का, बिकॉज इट हैज अ चांस ऑफ मोर प्रॉफिट देन डूइंग इवेंट्स इंडोर। तो बेसिकली आप क्या करेंगे कि यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर डिसीजन एंड यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस डिसीजन। तो आप यहाँ पे ये डबल लाइन क्रॉस कर देंगे आफ्टर द कैलकुलेशन कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो। तो बच्चों सिंपल कैलकुलेशन है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो ये इकोनॉमिक रिटर्न्स दिए हुए आपको, इसको आप क्या करोगे, इन आउटकम्स को मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज, ये सब आपको दिया हुआ होगा बना बना हुआ। 5,000 से मल्टीप्लाई करा 0.6, हाँ 3 4
तो मल्टीप्लाई करा, फिर इसको मल्टीप्लाई करा 0.4 से, दोनों को ऐड करा तो आपके पास टोटल आ गया, इन्वेस्टमेंट से माइनस करा तो आपके पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। फिर 10,000 को मल्टीप्लाई करा 0.6 से, 4,000 को मल्टीप्लाई करा 0.4 से, इन दोनों को ऐड करा, ये आपका टोटल आ गया, इसमें से माइनस करा तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया आपका। जहां पे वैल्यू ज्यादा होगी वो वाला डिसीजन आप लोगे हमेशा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये आपके डिसीजन नोड्स होते हैं, ये आपके चांस नोड होते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री। They force the decision maker to consider all the options and variables related to a decision. तो डिसीजन ट्री पे अभी जैसे दो ऑप्शंस थे हमारे पास, तो दो ब्रांचेस हमने बनाई, तीन भी बन सकती हैं, अगर तीन ऑप्शन होते चार भी बन सकते, तो यू कैन कंसिडर ऑल द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। Secondly, they put these on an easy to follow diagram which allows the numerical consideration of risk and economic returns to be included. तो ये आपको हेल्प करता है इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ स्ट्रेटजी, कि कोई भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो आप कर सकते हो। और तीसरा है द अप्रोच इनकरेजेस लॉजिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन अमंग मैनेजर्स। लॉजिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन मतलब कि आप इसके अंदर कंसिडर करते हो प्रोबेबिलिटीज को भी, कि कितना परसेंट चांस है कि वो चीज हो सकती है। सपोज यहाँ पे जो वेदर है उसको आपने देखना था कि वेदर अच्छा रहेगा या खराब हो जाएगा, कितना परसेंट चांस था कि वेदर अच्छा रहेगा 60%, कितना परसेंट चांस था वेदर खराब रहेगा 40%। तो हर एक चीज यहाँ पे लॉजिकल है कि आप अगर फाइन वेदर में इंडोर इवेंट कराएंगे तो 5,000 का रिटर्न मिलेगा। तो हर एक चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो बीइंग अ मैनेजर टू योर अपर मैनेजमेंट और द सीईओ। So everything is logically identified in this. However, limitations can, the data might be inaccurate. Probabilities of events occurring may be based on past data, but circumstances will change. मिसाल के तौर पे inaccuracy क्यों है डेटा की? कॉस्ट हमने एक्सपेक्ट करी थी 3,000, लेकिन ये एक्चुअली कॉस्ट एक्सीड करके 4,000 हो गई। सो डेटा माइट बी inaccurate. फिर प्रोबेबिलिटीज जो आप सेलेक्ट करते हो, ये आप लेट्स सपोज डिसीजन लेने से पहले आपने एक्सपेक्ट करी थी ना, पर इवेंट है उस दिन फाइन का परसेंटेज कम हो गया और पुअर का परसेंटेज ज्यादा हो गया, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये आपके हाथ में नहीं है वेदर वगैरह। सो प्रोबेबिलिटीज माइट चेंज ऑन द डे। But decision trees aid the decision making process, but they cannot replace either the consideration of risk or the impact of non-numerical qualitative factors on the decision. तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स आप इसमें कंसिडर नहीं कर रहे, तो डिसीजन ट्री आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है, लेकिन क्वांटिटेटिव इसमें हेल्प कर सकता है, लेकिन नॉन क्वालिटेटिव या नॉन न्यूमेरिकल उसमें आपको हेल्प नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे आप डिसाइड करते हो आउटडोर इवेंट कराना, जिस जगह पे आपने आउटडोर इवेंट कराना था वो जगह उस दिन बंद है, कोई इमरजेंसी हो गई वहां पर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इवेंट आपका आउटडोर्स नहीं हो पाएगा। तो डिसीजन ट्री के अंदर you should be considering the non-numerical and qualitative factors as well. And the expected values are average return, assuming that the outcomes occur more than once. अब इसका मतलब क्या है बच्चों, कि बेसिकली ये जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली है, इसके अंदर आप क्या कह रहे हो कि वेदर अगर फाइन हुआ उसको भी निकाला, इसको भी निकाला और दोनों को ऐड करा। तो बेसिकली इस कैलकुलेशन में एक एरर है, वो क्या है कि ये कैलकुलेशन जो है जिसमें आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ये निकाल रहे हो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना होगा, इस कैलकुलेशन में आप दोनों फाइन वेदर वाले प्रॉफिट रिटर्न को भी और पुअर वेदर वाले रिटर्न को भी, मतलब आप दो आउटकम्स को ऐड करके फिर निकाल लो एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये दो आउटकम्स को ऐड करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना मतलब ये कह रहा है कि दोनों ही आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता असल में कोई एक आउटकम होगा। सो अज्यूमिंग दैट द आउटकम्स अकर मोर देन वंस, कि दोनों ही आउटकम शायद हो सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग इन डिसीजन ट्री। दैट व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू टू कंसीडर बोथ द आउटकम्स, बट नॉट बोथ द आउटकम शुड बी कंसिडर्ड, सिर्फ एक आउटकम कंसिडर करना चाहिए।
तो ये बच्चों आपका डिसएडवांटेज है डिसीजन ट्री का, एंड दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेटेजिक चॉइस। इसके अंदर हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा एंसॉफ मैट्रिक्स, जो कि आपको हेल्प करता है सेलेक्टिंग अ स्ट्रेटजी फॉर योर मार्केटिंग। फिर हमने पढ़ा फोर्स फील्ड एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग ने पढ़ा फोर्सेस फॉर चेंज होते हैं किसी भी डिसीजन के, और फोर्सेस अगेंस्ट द चेंज होते हैं। एंड देन वी डिस्कस डिसीजन ट्री कि कोई भी डिसीजन लेने में आपके इकोनॉमिक रिटर्न्स होते हैं, और आप एक एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और जिस डिसीजन का भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हाई होता है, आप वो डिसीजन इंप्लीमेंट करते हैं। तो किसी भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप डिसीजन ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डिसीजन के अगर आपको, या किसी भी स्ट्रेटजी के आपको ड्राइविंग फोर्सेस और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस देखने हैं, तो आप फोर्स फील्ड एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी डिसीजन का आपको, मार्केटिंग के डिसीजन का अगर आपको देखना है कि क्या रिस्क है हर एक स्ट्रेटजी के साथ, तो आप एल्सॉफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेटेजिक चॉइस टेक्निक्स। अब बच्चों कोई सवाल है आप लोग का तो पूछ लें।